नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो इंडिया बोल रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अब एक खतरनाक नए मोड़ पर पहुंच गई है। सीरिया को केंद्र बनाकर दो क्षेत्रीय ताकतें इजरायल और तुर्की अब सीधे सीधे आ चुकी हैं आमने सामने। इजरायल ने उत्तर पश्चिम सीरिया के अबू अल दोहर एयरबेस पर एक के बाद एक 8 हवाई हमले किए। समझिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े अटैक किए हैं। हवाई हमले इस कदर कि तबाही का मंजर साफ तौर से नजर आया। तुर्की की सीमा से महज 72 किलोमीटर दूर है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरी कार्रवाई को तुर्की के खिलाफ सीधे सीधे चेतावनी करार दिया। वहीं दूसरी तरफ अंकारा ने इजरायल के दावों को सिरे से खारिज कर दिया और कानूनी और कूटनीतिक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो आप ये मान के चलिए, एक तरफ तुर्की लगातार कहीं ना कहीं अब बड़ी चुनौती दे रहे हैं। हुती विद्रोही लगातार मिडिल ईस्ट में बड़ी चुनौती दे रहे हैं। सीरिया की सरजमी पर सीरियाई संघर्ष के बीच नया और बड़ा खतरा मंडराता नजर आता है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने इदबिल प्रांत के अबू अल दोहर एयरबेस पर भीषण बमबारी की। 8 सिलसिलेवार हवाई हमले किए और इन हमलों ने न केवल एयरबेसेस को पूरी तरह से दहला कर रख दिया, बल्कि अंकारा तक इसकी गूंज सुनाई दी। अब इजरायल का दावा है कि इस एयरबेस पर तुर्की अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करना चाहता था, जो इजरायल की सुरक्षा के लिए सीधा बड़ा खतरा है। सीरिया आखिर क्यों इतना ज्यादा आक्रामक है और इजरायल सीरिया पर आखिर इतना क्यों भड़क रहा है, वो भी समझिए। पहली वजह, तुर्की की बढ़ती मौजूदगी से अब सीरिया में कहीं ना कहीं बड़ी टेंशन है। सीरिया में तुर्की की बढ़ती सैन्य भूमिका इजरायल को खटक रही है। दूसरी बड़ी बात, एयरबेसेस पर तुर्की की नजर जो सीधे चुभती है नेतन्याहू को। इजरायल का यह आरोप है कि अबू अल दोहर एयरबेस पर तुर्की सैनिकों की तैनाती की तैयारी की गई थी। तीसरी बड़ी वजह, इजरायल ने एयरबेस पर बम बरसा दिए। 18 अगस्त की बात है जब इजरायल ने सीरिया के अबू अल दोहर एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की। तेल अवीव ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी। इजरायल के अनुसार ये कि सीरिया को तुर्की की संभावित तैनाती को लेकर पहले चेताया जा चुका था। अब आरोप ये भी सामने आते रहे कि अंकारा ये कहता रहा कि इजरायली हमला सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन है, लेकिन असली लड़ाई तो सीरिया में दबदबे की है, जो तुर्की और इजरायल के बीच में नजर आती है। दोनों ही असद के बाद बदलते सीरिया में अपना रणनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरी सैन्य कार्रवाई के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए यह साफ कर दिया कि वो सीरिया में तुर्की के बढ़ते प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजरायल इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है। हालांकि तुर्की ने इजरायल के इन आरोपों को सिरे से खारिज जरूर कर दिया और इसे सिर्फ आक्रामकता छिपाने का बहाना बताया और कुछ नहीं। अब 7 मोर्चों पर इजरायल लड़ने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, वो 7 मोर्चे कौन से? पहला, गाजा फ्रंट, जहां पर हमास के खिलाफ इजरायल की सबसे बड़ी जंग चल रही है। दूसरा, लेबनान फ्रंट, हिजबुल्लाह के साथ सीधा टकराव है ही। सीरिया फ्रंट, जहां पर इजरायल तुर्की तनाव साफ तौर से नजर आता है, इसके बीच सीरिया नया मोर्चा बन चुका है। ईरान फ्रंट, ईरान के साथ में तो सीधे मिसाइल और ड्रोन जंग चल रही है। यमन पर समझ लीजिए, हुती हमलों से रेड सी में बड़ा खतरा बढ़ ही चुका है। इराक फ्रंट, ईरान समर्थित मिलिशियाज लगातार खतरा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं इजरायल का। इतना ही नहीं, वेस्ट बैंक फ्रंट की अगर बात करें, फिलिस्तीनी इलाकों में लगातार तनाव बढ़ता हुआ ही नजर आता है। और इन सब के बीच में नेतन्याहू के लिए मुसीबतों का सबब, क्योंकि अब तुर्की ने नेतन्याहू पर गिरफ्तारी वारंट जो निकाल दिया। जी हां, तुर्की ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है। इजरायली पीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गाजा में कथित युद्ध अपराधों का आरोप लगा है। तुर्की अभियोजकों ने 36 लोगों को आरोपी बनाया और इन 36 लोगों में बेंजामिन नेतन्याहू का भी नाम शामिल है। नेतन्याहू समेत कई इजरायली अधिकारियों के नाम है इसमें। यातना, मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप है। अवैध हिरासत और तमाम जहाजों के अपहरण का आरोप है। मई 2026 में फ्लोटिला रोकने का बड़ा मामला सामने आया था और वारंट के बाद में माना जा रहा है दोनों देशों का टकराव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सैन्य टकराव के साथ साथ ये जो जंग है कानूनी मोर्चे पर भी भड़क चुकी है। गाजा जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता फ्लोटिला को
कई बार रोका गया और उस पूरे मामले में तुर्की ने सख्त कदम उठाए। तुर्की के न्याय मंत्री अकिन गुरलेक के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ देश की अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। इतना ही नहीं, इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की जो औपचारिक प्रक्रिया है वो भी शुरू की जा चुकी है। अब सीरिया में इजरायल और तुर्की के बीच में बढ़ता ये तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, दो मजबूत सैन्य शक्तियों के बीच में सीधी खींचतान है जो पूरे मिडिल ईस्ट को एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर धकेल सकती है। अब देखना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बढ़ते टकराव को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। बेंजामिन नेतन्याहू की मनमर्जी को रोकने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू पर हमेशा से अमेरिका का साथ रहा और यही वजह है कि नेतन्याहू अमेरिका की छत्र छाया में वो सब करते रहे जो उनको ये लगा कि ना सिर्फ इजरायल को सुरक्षा देगा, खुद को सुरक्षा देगा, भले ही अपने आसपास इर्द गिर्द एक अलग युद्ध का मोर्चा क्यों ना उन्होंने खड़ा कर दिया हो। लेकिन क्या अब नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ रही हैं और क्या नेतन्याहू को उनके प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप बचा पाएंगे? तमाम बड़े सवाल हैं, करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है मेरे साथ। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपीश चौधरी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। फॉरेन एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के एक्सपर्ट हकीम रजा भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, सबसे पहले शुरुआत में आप ही से कर रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये, क्या एक नया वॉर फ्रंट भी अब क्रिएट कर रहे हैं नेतन्याहू? जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे सीरिया हो, इराक, और एक लगातार तनाव यहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, जब से इजराइल का जन्म हुआ है 1948 से अगर आप देखें तो इजराइल के लिए ये इतने फ्रंट्स पे टैकल करना कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, जैसे ही सन 48 में इजराइल वजूद में आया तो एक 6 नेशन वॉर होती है। उसके बाद फिर 1973 में योम किपर वॉर पे जाता है वो, फिर जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ युद्ध में जाता है। तो इजराइल की ये फितरत में है कि साहब वो बाकी के इतने कंट्रीज के साथ उसके जो रिश्ते हैं उनमें हमेशा तनाव रहा है और उसने हमेशा बखूबी अपने आप को डिफेंड किया है। रही बात सीरिया की, देखिए सीरिया में एज इट इज आप देखिए गोलन हाइट्स का जो एरिया है वो इजराइल ने ऑलरेडी काबू कर रखा है। उसके बाद का भी जो एरिया है जहां यूनाइटेड नेशंस के ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं, तो कुछ एरिया तो डिसएंगेजमेंट वाली उसमें आता है कैटेगरी में, और बाकी में उसके इजराइल के अपने ट्रुप्स हैं। तो इजराइल के लिए मतलब इतने फ्रंट्स पे खेलना या इतने फ्रंट्स को एड्रेस करना कोई नई बात नहीं है। और नेतन्याहू साहब तो देखिए अब बिल्कुल साफ और वाजे हो गया है कि वो हमेशा कोई ना कोई इस तरह का मतलब ही वांट्स टू कीप द स्पॉट बॉइलिंग, क्योंकि उसे मालूम है कि जैसे ही वहां शांति आई इजराइल में या ये वॉर लाइक सिचुएशन या वॉर खत्म नहीं हुआ तो उनको सबसे पहले अपदस्थ किया जाएगा और उनको उनके खिलाफ वहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वो ये नहीं चाहते, मतलब इवन एट द कॉस्ट ऑफ नेशन, वो ये चाहते हैं कि साहब मतलब वहां इस तरह की सिचुएशंस बनी रहें और वो जो सत्ता है उसमें काबिज रहें। हालांकि इजराइल में भी इसका विरोध काफी देखने को मिल रहा है। तो इजराइल के लिए ये कोई नई बात नहीं है। और इजराइल आप ये देखिए, अमेरिका अब मतलब एक ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि न तो वो इजराइल को अब वो कहते हैं न सपोर्ट कर पा रहा है और ना ही उसका जो उसको अपोज कर पा रहा है, क्योंकि आज अमेरिका के जो लॉजिस्टिक एचलॉन्स हैं, जो उसके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, जो उसका लॉजिस्टिक और कॉम्बैट स्टेमिना है, वो इतना ज्यादा स्ट्रेच हो गया है कि अब अमेरिका अपने आप को सस्टेन करने में असमर्थ है। और ये अमेरिका की जो शीन और शाइन है उसके लिए एक बहुत ही मतलब नाजुक दौर है। और अमेरिका को अपना अगर वर्चस्व बना के रखना है तो इसको दोबारा उसको रीगेन करना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका मतलब वो जो स्टेटस था वो खो चुका है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि साहब ईरान जैसे छोटे देश ने उसके घुटने टिका दिए हैं। तो इजराइल मतलब पहली बात तो अमेरिका की बात मान नहीं रहा है, दूसरा अमेरिका के पास भी कोई ज्यादा विकल्प है नहीं, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें जो वहाँ के धनाढ्य लोग हैं उनका अपना एक योगदान है, उनकी एक अपनी भूमिका है और एक उनका एक जो इजराइल के प्रति नेशनलिज्म है
वो जज्बा एक बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। सर, ये अहमियत तो रखता है, लेकिन जिस रूप में अभी हम देख रहे हैं नेतन्याहू कहीं कहीं अलग थलग भी पड़ते हुए नजर आए पिछले कुछ वक्त में, लेकिन एक अलग मोर्चे के साथ में जब वो नजर आते हैं तो बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक साथ 7 मोर्चों के साथ में घिरे हुए तपेश चौधरी जी। अब जिस तरह से फ्लोटिला पर अटैक हुआ, एक तरफ उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जो जारी करने की बात कही जा रही है, क्या ये चिंता बढ़ाने वाली बात है? क्या इसका कोई असर भी होने वाला है? गुड इवनिंग नैना एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय को-पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। नहीं, कोई चिंता बढ़ाने वाली बात नहीं है। ये सब तो प्रोपेगेंडा है। जब जिस वर्ल्ड में यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर पाती तो वहाँ ऐसे गिरफ्तारी वारंट, रेड पोल नोटिस, इधर उधर इंटरपोल, ये कुछ मैटर नहीं करता। देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मैं ये मानता हूँ कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत नहीं है। अच्छा। इजराइल ने सीरिया को पहले भी बॉम्ब किया है। जब 2024 में जब असाद रजीम गिरी थी, उससे पहले कम से कम, नहीं तो मुझे जहां तक याद है 500-600 स्ट्राइक्स सीरिया के ऊपर इजराइल ने पहले भी की थी। उसका कारण ये था कि हिजबुल्लाह का जो रूट है ईरान से, वो सीरिया के थ्रू है, और सीरिया जो है बहुत क्लोज आर्म्स में चला गया था ईरान के, तो वहां से वो नहीं चाहता था कि जो हैवी मोटार हैं या हैवी वेपन्स हैं वो किसी भी रास्ते से हिजबुल्लाह तक पहुंचे। अब सीन ऐसा है कि अब टर्की जो है वो पहली हो रहा है सीरिया के साथ, क्योंकि जिन रेबल्स को सीरिया सपोर्ट करता था, टर्की सपोर्ट करता था, उसी के प्रेसिडेंट अहमद अब सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। तो अब उसके साथ ये पहली होके अब जो जिस एयरबेस पे भी बॉम्ब मारा है, वहां न्यूज यही थी कि उनका टर्की का प्लेन उतरा, मिलिट्री प्लेन उतरा, वहां के लोगों ने विजिट किया। इंटेलिजेंस ये थी कि वहां पे टर्की एयर डिफेंस सिस्टम सेटअप करने की कोशिश करेगा। तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि कोई किसी भी तरीके से सीरिया के थ्रू या हिजबुल्लाह तक उतनी मदद पहुंचे। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि टर्की को इजराइल वैसे भी लाइक नहीं करता, क्योंकि ये टर्की ना बहुत दिनों से इस्लामिक रजीम, जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं, उनका मुखिया बनने की बहुत कोशिश कर रहा है। ये कई लोगों में लड़ाई चलती रहती है आपस में। सऊदी अरबिया एक है, पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है, ये सब कहाँ बनेगा? इसीलिए वो एक मुस्लिम नेटो बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, लाइक सऊदी अरबिया, टर्की और पाकिस्तान। अगर टर्की आज न्यूक्लियर वेपन उसके पास होते तो अब तक वो बन गया होता, जिस तरह से वो एफर्ट कर रहा है। तो इसका ना पाकिस्तान से इजराइल के संबंध, ना टर्की से हार्ड लाइनर्स हैं। तो इजराइल अपने डिफेंस के लिए जो उसको करना है, मैं ये कहता हूँ इजराइल ने 1000 गलतियां की, पर भाई अपने सर्वाइवल की लड़ाई तो कोई भी लड़ेगा ना। उसको अगर सर्वाइव करना है तो उसको अपने बॉर्डर से दूर रोकना पड़ेगा लोगों को, उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ब्रिगेडियर दत्ता ने भी बोला, वो जिस दिन से उसका जन्म, वो बच्चा लड़ते लड़ते ही तो बड़ा हुआ है, तो उसको इतना तो सीख जाना चाहिए कि भाई अपने बॉर्डर से दूर रखो उन सबको। तो इजराइल कोई गलत नहीं कर रहा है, ना ही अलग थलग पड़ेगा। और जहां तक अमेरिकन सपोर्ट की बात आ रही थी कि अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि इजराइल का सपोर्ट करें नहीं करें, ये सब दिखावे वाली बातें हैं। इजराइल, जैसे हम बोलते हैं ना, ईरान के प्रॉक्सीज हैं सारे। Israel is a sovereign nation as of now, but it is a proxy in Middle East to America. America cannot project power without Israel in the Middle East the way it projects. तो इसलिए इजराइल और अमेरिका। दूसरा, जो कम्युनिटी की हम बात करते हैं, हम 1 लाख बार बोल चुके हैं, चाहे 1% है अमेरिका में, लेकिन बहुत पावरफुल कम्युनिटी है। अमेरिका कैन नेवर इग्नोर इजराइल। इजराइल बाई हुक एंड क्रोक अमेरिका का सपोर्ट रखेगा, और अमेरिका भी उससे अलग थलग नहीं पड़ेगा। ये 2-4 स्टेटमेंट से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसी पर एक रिएक्शन अरविंद सिंह तेजावत जी आपसे लेना चाह रही हूँ। जैसे बीच में भी हमने देखा तनाव को लेकर खासतौर से कहा जा रहा है कि ये जो बड़ी तैनाती अगर होती है सीरियाई फौज की, तुर्की के साथ में उनका कोलैबोरेशन की, उनके अलग अलग इलाकों में, और अगर ये तनाव बढ़ता है तो नाटो का ये कहा जा रहा है कि जो अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए कोई भी एक्शन इजराइल ले सकता है। क्या ये तनाव बढ़ाता है नाटो के लिहाज से भी? ये वाकई ये मुश्किल सिचुएशन तो है इजराइल के लिए। कारण ये कि यूनाइटेड स्टेट के लिए भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल जहां एक तरफ उसका बहुत ही करीबी दोस्त है, और दूसरी तरफ जो तुर्की है वो नेटो का सदस्य देश है, तो यूनाइटेड स्टेट के लिए कोई भी बयानबाजी करना या कि किसी खास व्यक्ति के पक्ष में कोई भी बयान देना काफी मुश्किल है। हालांकि ये अलग बात है कि वहाँ के जो यूएस एम्बेसडर हैं, उन्होंने जो बेन्यामिन नेतन्याहू है उनके खिलाफ
एक बयान दिया है और कहा कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं, जो काफी हद तक सही भी है। अगर हम ये जो सामान्य बातें हैं कि ज्यूस लॉबी काफी ताकतवर हैं, या जो जो नॉर्मली हम डिबेट का जो बहुत सारी बातें हैं हिस्सा है, खासकर जो करप्शन के चार्जेस हैं नेतन्याहू पे, इन तमाम चीजों को एक तरफ ही रख लेना चाहिए। तो अभी जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसराइल में इंसिक्योरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसका कारण ये है कि पहले जहां उनका कोई दुश्मन इतने मजबूत नहीं थे, इसराइल ने पूरे फिलिस्तीन पे कब्जा इसलिए कर लिया, उनके सेटलर्स इसलिए लगातार वहाँ सक्सेसफुल रहे क्योंकि अभी तक वहाँ पे जो उनसे बातचीत करने वाले लोग थे वो शांति की भाषा बोलते थे, या इतने हद तक वो नहीं थे। पर अब जो उनके दुश्मन खाली हमास ही नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और सीरिया में भी कम से कम 4 छोटे मोटे ऐसे ग्रुप हैं जो इसराइल के खिलाफ आगे आने वाले भविष्य में बहुत जबरदस्त उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मामला वही खत्म नहीं हो रहा है, इराक में जो खासकर इराकी मिलिशिया है वो तैयार हो रहा है। हुतीस के बारे में तो हम अक्सर बात करते ही नहीं, तो बहुत तेजी से इंसिक्योरिटी पनप रही है। और इसराइल के अंदर ये जो वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो खासकर भविष्य को लेकर जिनका अध्ययन पीठ है, उनको ये अच्छे से है कि जो खासकर नेतन्याहू जैसे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो खासकर नेशनलिज्म की बात करते हैं, यहूदीवाद की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्दोगान के खिलाफ जो बयान दिया है अभी फिलहाल नेतन्याहू ने, वो भी ये कहा कि ये यहूदी विरोधी है। साफ सा जाहिर है इलेक्शन उनकी नजर में है ताकि यहूदियत के नाम पर वो लोगों को लामबंद कर सके। तो बहुत तेजी से इंसिक्योरिटी है, और जो खासकर जिन नीतियों पे इजराइल चलता रहा है ये उसके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। तो यही कारण है कि ये पूरी कहानी आप देख रहे हैं। और ऐसे में अगर तुर्की सीरिया में आके बैठ जाएगा तो वहाँ पे बम्बार्डमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो उसमें तुर्की का 1-2 सैनिक मर गए, वहाँ के लोग मर गए, कुछ मर गए, तब तो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा कि नेटो के एक सदस्य देश सीधी। तो अभी वो धमका के और छोटा मोटा बम्बार्डमेंट जो उन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट पे किया है, वहाँ पे करके वो उनको डरा के भगा देना चाहते हैं ताकि उनके लिए रास्ता साफ हो जाए। लेकिन अरविंद सिंह जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो जाती है कि जब अगर हमला किया गया, उस पर आपत्ति जताई गई, तो इजराइल का कुछ और तर्क था, ये कहा गया फिर तुर्की की तरफ से भी जिस जगह पर अटैक किया गया वो एक्चुअली वहाँ पर तो सेना की तैनाती भी नहीं थी, वो तो एक तरह से उनका दूसरा कॉन्वॉय था जो वहाँ पर सिर्फ विजिट करने के लिए गया था। उसके बाद में तनाव और बढ़ गया। लेकिन मैं जल्दी से हकीम रजा जी का भी रुख करना चाह रही हूँ। हकीम रजा साहब, ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए जो बड़े मुश्किल हालात पैदा किए, अब इजराइल को चारों तरफ से घेरकर उलझाए रखना एक बड़ी रणनीति है। और सबको पता है कि इजराइल अगर उलझा रहेगा तो कहीं ना कहीं यूएस का भी ध्यान बड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या एक स्ट्रैटेजिक कॉल है जिस तरह से सीरिया, तुर्की और इजराइल का एक नया स्टैंड, नया मोर्चा है ये? नमस्कार जी, जय हिंद। देखिए, ये पूरी तरह भी हम थोड़ा पिछले जाएंगे ना, तो अभी जो जोलानी को लाने वाले जो सीरिया में, यही तुर्की, इजराइल और अमेरिका तीनों मिलके लेके आए हैं। ये कोई सेपरेट नहीं है, ये तीनों भी एक ही हैं। इससे पहले 2014-15 में दाइश, आईएसएस के सेटलमेंट लेके आए थे यही 3 लोग। मसलन अरब का पैसा नहीं, गल्फ का पैसा था, तुर्की, इजराइल और अमेरिका। ये ईरान पूरी तरह जानता है क्योंकि ईरान को बिजी रखने के लिए सीरिया और इराक में लाए थे। तो ईरान इसमें क्या है, वहीं पर ही मलेशिया, वहीं पर ही उनके यूं समझो प्रॉक्सीज बनाए उनके पूरे ये इराक में भी, सीरिया में भी। तो ईरान इसमें और मजबूत हुआ। जो वो चाहते थे कि ईरान को कमजोर करने के लिए, वो इसमें ईरान और मजबूत हुआ। उसके बाद में अभी जो हालात चल रहे हैं, देखिए कोई भी कंट्री के लिए अगर इतना ज्यादा बढ़ता है तो क्यों नहीं डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तोड़ देते। आज भी तुर्की और इजराइल के ताल्लुकात चल रहे हैं, दोनों अभी तक कट ऑफ नहीं है, सिर्फ एम्बेसडर बुला लिए हैं लोअर सतह पे, मगर यानी डिप्लोमेटिक टेस्ट कट ऑफ नहीं हुए हैं। ये सिर्फ एक बयानबाजी दे देना, ये एर्दोगान का एक है कि जब भी इजराइल के खिलाफ पब्लिक वहाँ की बहक भड़कती है तो एक बयानबाजी दे देता है। यानी कि वो मसलन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी अरेस्ट वारंट है, ऐसे अरेस्ट वारंटों से कुछ होने वाला नहीं है, सबको मालूम है। तो इसकी ये सब देखते हुए ईरान सब जान रहा है, देख रहा है ये सब क्या हो रहा है, कौन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये पूरा माइलेज है ना, इलेक्शंस चल रहे हैं, नेतन्याहू को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में जो पूरी तरफ अवाम खिलाफ है,
तो उसको एक बहाना दे रहा है कि तुर्की के आप भी चलो। हो सकता है कल का दिन और भी थोड़ा बढ़े भी, क्योंकि हो सकता है कि अगर ऐसा ही उसमें लोगों में इलेक्शंस के नजदीक बहुत ज्यादा होगा तो हो सकता है कि तुर्की और इस्राइल के और ज्यादा बड़े प्लानिंग के साथ हमले होंगे, ये होंगे, और तो इस्राइल नेतन्याहू बोलेगा कि नहीं अभी वार चल रही है, इलेक्शन नहीं होगा बोल के, हो सकता है वो कंटिन्यू कर लेगा, क्योंकि अगर वो इलेक्शन में जाएगा तो हार जाएगा तो वो उसको मालूम है कि वो खत्म, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये पूरी वार चल रही है नेतन्याहू अपने पर्सनल के लिए, ये पूरे जितने भी मोर्चे खुले हैं आप देख लीजिए पूरे के पूरे। इससे पहले भी जब अरब वार हुए थे मसलन 67 में, कई 3-4 वार हुए 6 मुल्कों के साथ, हर वक्त भी तुर्की, सऊदी अरबिया, ईरान, उस वक्त रेवोल्यूशन से पहले ईरान, ये तीनों मुल्क इसराइल को साथ दे रहे थे, इसराइल को बचा के रखा था, और इसराइल को वजूद में लाना, इसराइल बनाने में तीन ही कंट्री थे। इनकलाब के बाद, इस्लामिक कंट्री यानी 79 के इनकलाब के बाद ईरान चेंजेस हुआ, मगर तुर्की और सऊदी अरबिया दोनों इसराइल के साथ ही हैं। ये अमेरिकन अलाई हैं, ये अमेरिका जैसे बोलेगा वैसे ही काम करेंगे। ये सब कुछ, ये सब ड्रामाबाजी चल रहा है, बस ये ईरान को ध्यान एक तरफ घुमाने के लिए। इससे क्या हो रहा है कि और ज्यादा जो मसलन सीरिया में जितने भी वहाँ के संगठन हैं वो और ज्यादा अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं, वो बना रहे हैं, और ज्यादा काम कर रहे हैं उसमें, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्या इसका फायदा कोई और उठाने वाला है? ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। जल्दी जल्दी से इसका रिएक्शन लेती हूँ। विनोद दत्ता जी, खासतौर से मिडिल ईस्ट पहले से ही बड़ा तनाव का क्षेत्र है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर जब हमला हुआ तो ये लग रहा था कि शायद ईरान को उलझा कर रखेंगे, परेशान हो जाएगा। पिछले कुछ वक्त से सऊदी और हुती के बीच में भी बड़ा तनाव नजर आ रहा है। अब ये जो पूरा तनाव है, क्या ये अलग अलग मोर्चे खोल रहा है फायदे के लिए भी, ईरान के लिए, सऊदी के लिए, हुती के लिए, अलग क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए अमेरिका के फेवर में जाती है अगर इस तरह की सूरत, और सर रूस के लिए भी। जी प्लीज कंटिन्यू। जी जी, क्योंकि देखिए अमेरिका के फेवर में ये बात जाती है अगर मिडिल ईस्ट में इस तरह का तनाव रहे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।